हेलो स्टूडेंट, न्यू इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पुष्पा सारस्वत। पिछले वीडियो में जहां हमने सार्वजनिक जीवन से संबंधित प्रशासक के आधारभूत मूल्य, उसका आचरण और वे सभी गुण जैसे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, करुणा, निष्पक्षता, तटस्थता, गैर तरफदारी इत्यादि को आधार बनाया गया। तो एक मेजर टॉपिक आपके सामने है कि राजनैतिक अभिवृत्ति क्या है, प्रशासक की राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है। यानी कि हम प्रशासक की बात कर रहे हैं, और यदि हम राजनीतिक शब्द को हटा देते हैं और अभिवृत्ति को, तो अभिवृत्ति यानी कि एक दृष्टिकोण, एक मत, एक प्रकार की विचारधारा, उसके प्रति चाहे वो सकारात्मक या नकारात्मक आपका जो दृष्टिकोण है। तो यदि हम एक जनरल गोइंग बात करते हैं राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है, तो राजनीतिक अभिवृत्ति का संबंध सार्वजनिक जीवन से है। सार्वजनिक जीवन से संबंधित वे मान्यताएं, सार्वजनिक जीवन से संबंधित वे मान्यताएं जिसका संबंध राजनीति के स्वरूप, राजनीति के स्वरूप, क्रियाकलाप, उसके प्रति मत मतांतर या उसके प्रति चाहे आपका सकारात्मक दृष्टिकोण है, सकारात्मक अथवा नकारात्मक दृष्टिकोण, इन सब की जो अभिवृत्ति है, इन सब का जो दृष्टिकोण है स्टूडेंट, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक अभिवृत्ति के रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक जीवन से संबंधित वे मान्यताएं जिसका संबंध राजनीति के स्वरूप, उसके क्रियाकलाप, उसके प्रति सकारात्मक अथवा नकारात्मक दृष्टिकोण, अथवा मत मतांतर, शासन प्रणाली या जो नेता इत्यादि उसकी छवि, उससे संबंधित दृष्टिकोण, ये सारी इन चीजों का जहां विवेचन किया जाता है, इन सबको जहां आप आलोचना का विषय बनाते हैं, वो एक प्रकार से राजनीतिक अभिवृत्ति कहलाती है। अभी हमें इस टाइटल को प्रशासक से नहीं जोड़ना है। अभी क्वेश्चन है राजनीतिक अभिवृत्ति किसे कहते हैं। सार्वजनिक जीवन से संबंधित वे मान्यताएं जिसका संबंध शासन के स्वरूप, उससे संबंधित मत मतांतर, सकारात्मक अथवा नकारात्मक दृष्टिकोण, अथवा उसके प्रति जो विचारधाराएं हैं, इन सभी को जहां आधार बनाया जाता है, इन सभी का जहां विवेचन किया जाता है, वे कहीं ना कहीं राजनीतिक अभिवृत्ति के रूप में जाना जाता है। तो मैंने राजनीतिक अभिवृत्ति का एक्चुअल आधार क्या है, किस किस को हम इसमें पॉइंट बनाते हैं, तो राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं। जैसे विचारधाराओं के रूप में मैं आपको बता सकती हूँ, बहुत सारी राजनीतिक विचारधाराएं हैं जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। अतिवादी भी हो सकती है, रूढ़िवादी भी हो सकती है, परंपरावादी भी हो सकती है, क्रिया प्रतिक्रियावादी भी हो सकती है, उदारवादी भी हो सकती है, वामपंथी और दक्षिणपंथी भी हो सकते हैं। यदि हम कलकत्ता की राजनीति को देखते हैं, बिहार की राजनीति को देखते हैं, या हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को, तो आपको वहां पर विचारधाराओं से प्रभावित मान्यताएं नजर आ जाएंगी। तो राजनीतिक विचारधाराएं मैनी टाइप्स ऑफ, विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं राजनीतिक दृष्टिकोणों की बात कर रहे हैं, राज्य के उद्देश्य, व्यवहारिक क्रियाकलाप, और ये जो है, तो मैं बताना चाहूंगी जो राजनीतिक अभिवृत्तियां हैं, राजनैतिक जो अभिवृत्तियां हैं वो अनेक प्रकार की हो सकती है। उदाहरण के तौर पर रेडिकल जो है, अतिवादी राजनीतिक अभिवृत्ति है, या आपके रूढ़िवादी है, उदारवादी, क्रिया प्रतिक्रियावादी, क्रिया प्रतिक्रियावादी, क्रिया प्रतिक्रियावादी और वामपंथी, दक्षिण मार्गी, मैनी टाइप्स ऑफ, यानी कि राजनीतिक अभिवृत्तियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं जो समाज में विरोध देखते हैं, यकायक चेंजेस देखते हैं, आमूलचूल परिवर्तन की मांग करते हैं, वो अतिवादी दृष्टिकोण है। और जो एक जल्दी से यकायक परिवर्तन की मांग नहीं करते हैं, वो रूढ़िवादी परंपराएं कहलाती हैं।
और कहीं ना कहीं जो दोनों प्रकार के दृष्टिकोण रखते हैं, युवा वर्ग एकदम आमूलचूल परिवर्तन की बात करता है, और जो इस तरह की नहीं करता है उदारतावादी है, क्रिया की प्रतिक्रियावादी है, और जो सरकार के समर्थन में बैठते थे, यानी कि जो उसके समर्थन में है वो दक्षिण की तरफ बैठते थे, और जो उसके विरोध में थे वो वाम वाम हाथ पर बैठते थे, यानी कि लेफ्ट जिसे हम कहते हैं। तो इनकी मान्यताएं, इनकी विचारधाराएं सरकार के प्रति होती थी, उनकी मान्यताएं, उसके क्रियाकलाप उनके द्वारा किए गए कृत्यों के प्रति होती थी। और वो विचारधाराएं रूढ़िवादी भी हो सकती है, उदारवादी भी हो सकती है, क्रिया प्रतिक्रियावादी भी हो सकती है, अतिवादी भी हो सकती है, वामपंथी भी हो सकते हैं और दक्षिणपंथी भी हो सकते हैं। तो राजनीतिक अभिवृत्ति मैनी टाइप्स ऑफ विभिन्न प्रकार की होती है, जिसके प्रति व्यक्ति अपना दृष्टिकोण बनाता है, जिसको समाज में देखता है, परिणित होता देखता है, लंबे समय तक उसके साथ जीता है, मीडिया इत्यादि में उनको देखता है, समाज के कोने कोने में उन विचारधाराओं को देखता है, और उनको देखते देखते उसके प्रति एक दृष्टिकोण बना लेता है, उसके प्रति एक विचारधारा बना लेता है। तो ये जो विचारधारा है उसकी राजनीतिक अभिवृत्ति कहलाती है। सार्वजनिक जीवन से संबंधित वे मान्यताएं जिसका संबंध शासन के स्वरूप, शासन के क्रियाकलाप, शासन की विभिन्न विचारधाराएं या फिर उसके प्रति मतांतर, सकारात्मक अथवा नकारात्मक दृष्टिकोण इत्यादि से होता है। ये विचारधाराएं या ये अभिवृत्तियां मेनी टाइप्स ऑफ विभिन्न प्रकार की होती हैं। उदाहरण के तौर पर इसे हम अतिवादी भी कह सकते हैं, रूढ़िवादी भी कह सकते हैं, परंपरावादी भी कह सकते हैं, उदारवादी भी कह सकते हैं। क्रिया प्रतिक्रियावादी भी समाज में हमें दिखाई देंगे। वामपंथी, दक्षिणपंथी, किसी भी रूप में हमें राजनीतिक अभिवृत्ति दिखाई देती है। राजनीतिक अभिवृत्ति जो है वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक जीवन को आधार बनाती है, राजनीति के क्रियाकलाप को आधार बनाती है। तो राजनीतिक अभिवृत्ति जो है एक प्रकार से बहुत आपको मैनी टाइप्स ऑफ महत्वपूर्ण रूप में आपको प्रभावित करती है, और राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारक नजर आते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, राजनीतिक अभिवृत्ति स्टूडेंट विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। जैसे मैं बता सकती हूँ, समूहगत लगाव समूहगत लगाव की हम बात करते हैं, आयु की बात हम करते हैं, मीडिया की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं जातिवाद, क्षेत्रवाद, आर्थिक आधार, आर्थिक विकास, शिक्षा, एजुकेशन, या विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, किसी भी राजनेता की जो छवि है, चाहे वो सकारात्मक है, उसके क्रियाकलाप है, उसके भाषण देने का तरीका है, लोगों के सामने रिप्रेजेंट होने का तरीका, ये सारे के सारे फैक्टर्स स्टूडेंट कहीं ना कहीं राजनीतिक अभिवृत्ति को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। फिर से मैं बताना चाहूंगी, राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारक माने गए हैं। समूहगत लगाव, आर्थिक दबाव, आयु, शिक्षा, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, नेताओं का व्यक्तित्व, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट, राजनीतिक अभिवृत्ति यानी कि राजनीतिक अभिवृत्ति सार्वजनिक जीवन से संबंधित वे पक्ष हैं जिनका संबंध शासन के स्वरूप, उसके क्रियाकलाप, उसके मतांतर और दृष्टिकोणों से होता है। इसमें विचारधाराएं आती हैं, चाहे वो वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, रूढ़िवादी हो, अतिवादी रेडिकल हो, उदारवादी हो, उसके क्रियाकलाप, उसके प्रति मान्यता इत्यादि। अब यदि हम राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं तो समूहगत लगाव पर मैं डिस्कशन करना चाहूंगी। साधारणतः क्या होता है, ये हिंदू समाज में, भारतीय समाज की एक मान्यता है कि किसी परिवार का जो मुखिया है या किसी परिवार के जो उच्च वर्ग के यानी उसके प्रतिष्ठित लोग हैं, आयु में, अनुभव में जिन्होंने बहुत अनुभव पाया है, वो अपने दृष्टिकोणों को, वो अपनी अभिवृत्तियों को उन छोटों पर थोप देते हैं, और परिवार का जो मुखिया होता है उसका दृष्टिकोण ही परिवार के दूसरे लोगों का दृष्टिकोण बन जाता है। तो बताना चाहूंगी, समूह जुड़ाव का अत्यधिक प्रभाव राजनीतिक अभिवृत्ति पर पड़ता है।
परिवार के अंतर्गत माता पिता और अन्य संबंधी, उनकी मान्यता, उनका विश्वास जो है उसका प्रभाव ज्यों का त्यों बच्चों पर पड़ता हुआ नजर आता है। अर्थात एक तरीके से यदि परिवार का मुखिया माता पिता है, चाचा दादा नाना नानी या कोई भी हमारा मुखिया है और उसकी एक अभिवृत्ति है, उसकी एक अभिवृत्ति किसी भी दल के प्रति है, किसी भी ग्रुप के प्रति है, किसी भी एक दल के प्रति है और मेरे परिवार में ये चला आ रहा है, तो आने वाली पीढ़ी पर वो थोपा जाता है। और मैं कुछ उदाहरण से तो ये बताना चाहूंगी कि उस फीमेल का कोई दृष्टिकोण नहीं है, वो उन सभी मान्यताओं को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेती हैं जो उसके परिवार के लोग कहते हैं। इस पार्टी को वोट देना है, इस पार्टी को वोट देना है, हमारे तो परिवार में देते आए हैं, हमारे तो समाज में देते आए हैं, हम तो हमारे परिवार में इसके अलावा सोचते नहीं है, कौन खड़ा हो रहा है कौन खड़ा नहीं हो रहा है, इससे इन लोगों को कोई लेना देना नहीं होता है। तो समूहगत लगाव जो है राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाला बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा कारक माना जाता है, जिसमें एक प्रकार से जो विश्वास है, जो मान्यताएं हैं, वो बड़ों के द्वारा प्रेषित होती हैं। आने वाले लोग उसको यों का त्यों उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, वो उन्हें स्वीकार करते जाते हैं। तो इस प्रकार बड़ों की मान्यताएं, बड़ों के द्वारा दिए गए दृष्टिकोण, उनकी विचारधाराएं परिवार के दूसरे लोगों को प्रभावित करती है और परिवार के वो लोग उन्हीं सभी मान्यताओं को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। अपना व्यक्तिगत मामला वो उसके प्रति, सरकार के प्रति नहीं बनाते हैं। हो सकता है उसका दृष्टिकोण कुछ और हो, एजुकेशन के कारण, खुले समाज के कारण उसकी विचारधारा कुछ और हो, लेकिन फिर भी समूहगत लगाव जो है वो उसको इतना प्रभावित करता है कि वो उसी से अभिप्रेरित होकर किसी दलगत राजनीति में अपने मतांतर रखता है, अपनी विचारधारा रखता है, अपने दृष्टिकोण रखता है। तो राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने के कारकों में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है समूहगत लगाव। यदि हम राजनीतिक अभिवृत्ति के दूसरे प्रभावित करने वाले एक दूसरे आधार फैक्टर की बात करते हैं, ये फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है और वर्तमान में स्टूडेंट इस फैक्टर को बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है, आर्थिक दबाव। यानी पर्टिकुलर किसी सरकार में, पर्टिकुलर किसी के शासन में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो रही है या प्रति व्यक्ति आय में गिरावट हो रही है, या समाज उन्नति और विकास की ओर जा रहा है, समाज में पूरी तरह से समृद्धता है, जनधन इत्यादि योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है, तो उसको आधार बनाकर व्यक्ति उन सब फैक्टर्स को देख करके उस पर्टिकुलर सरकार को वोट देने की कोशिश करता है, पर्टिकुलर दल की ओर आकर्षित होता है। यानी कि आर्थिक दबाव जो है राजनीतिक अभिवृत्ति का मूल कारक है। और इसमें यदि देखा जाता है किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट में किसी की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आ रही है अथवा कर भार बढ़ रहा है, तो डेफिनेट व्यक्ति उसके विरोध में जाता है, अपनी मान्यताओं को बदल देता है, अपनी विचारधाराओं को बदल देता है। आपके सामने आए हुए लोग जो वोट के लिए आए हैं, अपनी सरकार के लिए आए हैं, उनके आप विरोध जाने लगते हैं, उनके से आप सवाल करने लगते हैं, उनके आगे क्वेश्चन मार्क आप लगा देते हैं, आपकी विचारधारा में उथल पुथल होने लगता है, आप उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, अर्थात आप उसके प्रति कहीं ना कहीं नकारात्मक अभिवृत्ति बना लेते हैं। और यदि किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट में प्रति व्यक्ति आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, या प्रति व्यक्ति आय में एक तरह से बढ़ोतरी हो रही है, आर्थिक विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति उसे जीवन का आधार बनाकर उसके प्रति अपनी सकारात्मक अभिवृत्ति बना लेता है। तो स्टूडेंट में फिर से कहना चाहूंगी कि राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक में जहां मैंने डिस्कशन किया, समूहगत लगाव की हम बात कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा बड़ा है उसे जीवन का आधार बनाया जाता है। दूसरा मैंने बताया आर्थिक विकास, लोग विकास की बात करते हैं, उन सब पहलुओं को सुनना चाहते हैं जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करने में सहायक हुआ या कहीं ना कहीं आर्थिक विकास का हेतु बना। यदि वो चीजें पॉजिटिव होती है तो व्यक्ति उसके प्रति पुनः सकारात्मक वृत्ति बनाने की कोशिश करता है, और वो सभी वृत्तियां नकारात्मक होती है तो उसका दृष्टिकोण उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के प्रति, उस दल के प्रति नकारात्मक बनने लगता है। इस प्रकार व्यक्ति अपनी विचारधारा को, राजनीति के प्रति अपनी इस विचारधारा को कहीं ना कहीं चेंज करता है, उसमें परिवर्तन लाता है, और वर्तमान में आर्थिक विकास को जीवन का मूल मुद्दा माना जा रहा है।
व्यक्ति, जो दल आपसे वोटिंग के लिए आता है, व्यक्ति उससे सवाल करता है, उससे क्वेश्चन करता है, प्रति व्यक्ति आय की गिरावट या समाज में विभिन्न प्रकार के ऐसे संसाधन हैं, ऐसे सोर्सेज हैं जिन पर डिस्कशन किया जाता है। यदि वो सब सकारात्मक साबित होते हैं तो उसके पक्ष में वो चीज आती है, यदि वो सारी चीजें नकारात्मक साबित होती है तो उसके विपक्ष में वो सारी चीजें जाती हैं। इसके अतिरिक्त तीसरी बात जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आपके कहीं ना कहीं आयु की बात की जा रही है, एजुकेशन, यानी कि एक तरीके से मीडिया की एजुकेशन और आयु की। मैं बताना चाहूंगी कि आयु एक महत्वपूर्ण कारक है। यूथ जो है, युवा वर्ग जो है, वो विकास की बात करता है। युवा वर्ग थोड़ा उदार होता है, एक प्रकार से परंपराओं और रूढ़िवादिताओं से मुक्त होता है। वो यकायक उन सब चीजों को घसीटता नहीं है, परिवर्तन की वो मांग रखता है, चेंजेस की वो मांग रखता है, एक ही ढर्रे पर वो नहीं चलता है। तो बताया गया है युवा वर्ग या जो भी यूथ है वो कहीं ना कहीं एक उम्र के बाद में, यानी उनका हिस्सा, यानी वो उसमें ज्यादा तर्क नहीं करता, उस चीजों को ग्रहण करने की कोशिश करता है और जो भी व्यवस्था उस पर चिपके रहने के प्रति आसक्त नहीं होता। परिवर्तन होता है तो वो उसे स्वीकार कर लेता है। मैं दो समूह की बात करूंगी, एक रूढ़िवादी समूह की, परंपरावादी। यदि हम एक आयु वर्ग को देखते हैं तो वो वर्ग उससे चिपका रहेगा, उस परंपराओं से चिपका रहेगा। क्या मान्यताएं चल रही हैं समाज में, क्या परिवर्तन चल रहा है, किसका व्यक्तित्व कितना सबल है, कौन अपने कृत्यों से विकास कर रहा है, उस वर्ग को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आयु वर्ग जो है वो अभिवृत्ति को बहुत प्रभावित करता है। यूथ की अभिवृत्तियां चेंजेस होती रहती हैं, वो यकायक चेंजेस की मांग नहीं करता है। और जो एक आयु वर्ग है, प्रौढ़ वर्ग है, वो किसी प्रकार की अभिवृत्तियों से चिपका रहता है, वो उसी ढर्रे पर चलना चाहता है। तो कहीं ना कहीं अभिवृत्तियां, राजनीतिक अभिवृत्तियां, राजनीतिक दृष्टिकोण, कहीं ना कहीं स्टूडेंट चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो आयु जो है राजनीतिक अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने का एक मुख्य आधार बनता है। एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जो शिक्षित है वो चेंजेस की मांग करेगा, जिसमें एजुकेशन है उसकी बुद्धि के जो पक्ष है वो सबलतम होते हैं, उसमें तर्क करने की क्षमता आती है, वो विकास की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, सामाजिक न्याय और समरसता की बात करता है। तो एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं मनोवृत्ति को प्रभावित करता है। शिक्षा व्यवस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षक, विचारधारा, शैक्षणिक संस्थाएं, उनके द्वारा अपनाए गए उपकरण, ये कहीं ना कहीं विचारधाराओं को प्रभावित करते ही हैं, यानी कि सभी मनोवृत्तियों को प्रभावित करने के अंग हैं। आप सोच करके देखिए, शैक्षणिक संस्थाएं विभिन्न तरह के उत्सव कराती हैं, विभिन्न तरह के आयोजन कराती हैं, उसमें किसी दल इत्यादि के प्रति अपनी आसक्ति, अपना मोह दिखाती हैं। तो एजुकेशन जो है, शिक्षण व्यवस्था जो है, कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा को प्रभावित करती है। मैंने आपको कहा है पहले वीडियोस में भी, एक शिक्षक जो है वो सामने वाले व्यक्ति की मनोवृत्ति पर बहुत बड़ा प्रभाव अंकित करता है। बालक का मन जो होता है कोरी स्लेट, टेबुलर आशा के समान होता है, उस पर हम जो अंकित करते हैं वो उसे स्वीकार करता है। तो एजुकेशन जो है, और जैसे जैसे आप शिक्षा में वृद्धि को प्राप्त करते हैं, जैसे जैसे स्टूडेंट शिक्षा में एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, आपकी विचारधारा विस्तृत होने लगती है, आपके दृष्टिकोणों में खुलापन आना लगता है, आप तार्किक युक्तियां देने लगते हैं और चिपकी हुई परंपरागत सड़ी गली जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए आंदोलन करते हैं, उनका त्याग करते हैं। तो अभिवृत्तियों में चेंजेस है और एजुकेशन उस अभिवृत्ति को चेंज करने का बहुत बड़ा आधार बनता है। मीडिया पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। किसी की छवि सुधारनी है, किसी दलगत राजनीति के प्रति आपको आसक्त करना है, तो मीडिया इस तरीके से उस चीज को आपके सामने रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी विचारधारा को चेंज करने के लिए उससे प्रभावित होने लगते हैं। तो मीडिया का उत्तरदायित्व है जन सहयोग करना, जो जन उपयोगी कल्याणकारी कार्यक्रम है उन्हें जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। यदि मीडिया सही अर्थों में अपना कृत्य करता है, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है, तो प्रशासन में कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व का बोध, पारदर्शिता, ये सब आपको दिखाई, जवाबदेहिता ये दिखाई दे सकता है। तो एजुकेशन के साथ आधुनिक युग में मीडिया जो है हमारी मनोवृत्ति को बहुत प्रभावित करता है
और मीडिया किसी भी व्यक्ति को किसी दल के प्रति सकारात्मक अथवा नकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए बेबस कर देता है। मीडिया वो परोसता है, मीडिया वो रिप्रेजेंट करता है जिससे आप आपके दृष्टिकोण बनाते हैं। तो मैंने जो डिस्कशन किया, समूहगत लगाव की हम बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास उसके सूचकांक की हमने बात की स्टूडेंट, और इसके अतिरिक्त मैंने कहा एजुकेशन की बात, आयु जो है, एज ग्रुप जो है, या एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो आपकी अभिवृत्ति को शैक्षणिक संस्थाएं, उनके द्वारा संचालित गतिविधियां, उनके द्वारा किए गए उत्सव, उनके द्वारा किए गए आयोजन, ये कहीं ना कहीं आपकी अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं, आपकी अभिवृत्ति को प्रभावित करने के कारक होते हैं। इसके अतिरिक्त आप बात कर रहे हैं मीडिया की, मीडिया आपकी अभिवृत्ति को प्रभावित करता है। तो आपके क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारक बताइए। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट यदि हम बात करते हैं अन्य बहुत सारी, जातिगत, जातिवाद, क्षेत्रवाद, आज भी वोटिंग इत्यादि जाति को आधार बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, कोलकाता की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, बिहार की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, या हम राजस्थान की राजनीति की बात कर रहे हैं, अभी भी जातिगत समीकरण बनाए जाते हैं, क्षेत्रवाद दिखाई देता है, संकुचित सांप्रदायिकता दिखाई देता है, धर्म को आधार बनाया जाता है, और धर्म को आधार बना करके विभिन्न प्रकार से अभिवृत्तियों को चेंजेस कराया जाता है। इस प्रकार से धर्म जो है या धार्मिक जो है संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं कहीं ना कहीं राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करती है। सोशल मीडिया, मीडिया का प्रबंधन, सामाजिक समीकरण, या जो भी परिवार इत्यादि की भूमिका है, वो कहीं ना कहीं अपने समाज में क्या रखती हैं, अपना प्रभाव रखती हैं। धार्मिक मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं चेंजेस लाती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए स्टूडेंट, क्या था कि एक गवर्नमेंट का पर्टिकुलर नाम लेना चाहूंगी कि साधारणतः फीमेल की अभिवृत्तियों को, मैंने कहा ना, हमारे हिंदू नीति शास्त्र में, भारतीय समाज में ज्यादा मान्यता नहीं मिलती है, लेकिन जब बात फीमेल के मुद्दों पर आए, शराबबंदी की बात है, पर्टिकुलर कोई गवर्नमेंट उसको अपना मुद्दा बना लेती है, तो वो फीमेल को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। जैसे शराबबंदी की बात की जा रही है, तो फीमेल इस मुद्दे को अपना जीवन का आधार बनाती है, उसके प्रति अपनी आसक्ति जताती है, उसके प्रति अपना विश्वास जगाती है। और हरियाणा गवर्नमेंट में बंसीलाल की जो गवर्नमेंट थी, उसमें इस तरह का आपको उदाहरण के रूप पर मैंने इसको आपको कोट किया है। बंसीलाल के राज्य विधानसभा चुनाव में शराबबंदी को मुद्दा बनाकर महिलाओं को अपने पक्ष में किया गया था। और वर्तमान में यदि हम कलकत्ता विधानसभा की बात करते हैं, तो हमने देखा कि पर्टिकुलर कोई गवर्नमेंट अपना पूरा जोर लगाती है, लेकिन फिर भी जब रिजल्ट्स आते हैं तो हमें आमूलचूल ऐसा दिखाई देता है कि नारी ने, औरत ने, फीमेल ने एक वर्ग के प्रति अपनी आसक्ति दिखाई है, उसके प्रति अपनी आस्था दिखाई है। तो कहीं ना कहीं ये जो परिवर्तन है, ये जो आस्था है, ये जो दृष्टिकोण है, हमारी अभिवृत्तियों को प्रभावित करती है। सिविल सोसाइटीज होती है, आर्थिक मुद्दे होते हैं, विभिन्न तरह के दृष्टिकोण होते हैं, धार्मिक मुद्दे होते हैं, सांप्रदायिक मुद्दे होते हैं, जातिगत समीकरण बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये सारे के सारे मुद्दे, कहीं ना कहीं नेताओं का व्यक्तित्व होता है, उसके क्रियाकलाप होते हैं। स्टूडेंट हित समूह, दबाव समूह, भ्रष्टाचार, दलगत भाषण, ये सभी राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं। मैं बताना चाहूंगी आपको, कोई पर्टिकुलर नेता का व्यक्तित्व आपको प्रभावित करता है, आपको उस दल से कोई लेना देना नहीं है, दल की उस विचारधारा से आप प्रभावित नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर नेता का व्यक्तित्व, लोगों के प्रति उसकी निष्ठा, उसके कार्य करने की प्रणाली, उसके भाषण देने का तरीका, लोगों को अपने विश्वास में लेने का तरीका, अपने रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसके क्रियाकलाप बहुत सारे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। और उससे प्रभावित होकर व्यक्ति उसके प्रति अपनी विचारधारा, वो जो बोलता है उसके दृष्टिकोण को अपना दृष्टिकोण समझने लगते हैं, और उससे प्रभावित होकर अपनी विचारधारा बनाते हैं, और उसी विचारधारा के अनुरूप समाज में वोटिंग करते हैं, किसी दल के प्रति अपनी आस्था दिखाते हैं। तो राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, विभिन्न तरह के कारक हो सकते हैं, चाहे हम उसे समूहगत लगाव कहें, आर्थिक सूचकांक की, आर्थिक विकास की बात करें, एजुकेशन को मुद्दा बनाया जाए, मीडिया अभिवृत्ति को प्रभावित करता है,
क्षेत्रवाद, जातिवाद, किसी नेता विशेष का व्यक्तित्व, उसकी छवि, उसके क्रियाकलाप, या जो सिविल सोसाइटीज है, समाजीकरण की प्रक्रिया है, अथवा नेता का जो व्यक्तित्व है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, समूहगत लगाव जो है, जातिगत लगाव जो है, आर्थिक दबाव जो है, हित समूह जो है, दबाव समूह जो है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक अभिवृत्ति को स्टूडेंट प्रभावित करते हैं। तो राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की हमने बात की। विभिन्न कारक राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं, और मैंने आपको बताया था धर्म, जातिवाद, या फिर सिविल सोसाइटीज जो है, सिविल सोसाइटी जो है, या दबाव समूह जो है, हित समूह जो है, विभिन्न तरह का क्षेत्रवाद जो है, जातिवाद जो है, सांप्रदायिकतावाद जो है, किसी का व्यक्तित्व, उसके क्रियाकलाप, उसकी छवि, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं। तो एसेंस रूप में स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले आपको एक मेजर क्वेश्चन की बात करना चाहूंगी, और उस क्वेश्चन को आपके सामने पुट करूंगी। अभी हमने इसको प्रशासन से नहीं जोड़ा है, और डायरेक्ट मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, राजनैतिक अभिवृत्ति से क्या तात्पर्य है? राजनैतिक अभिवृत्ति से क्या तात्पर्य है? तो आपको इसके आंसर में उन सब पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को लेना है जिसका संबंध राजनीति के स्वरूप, उसके क्रियाकलाप, उसके मत मतांतर, उसके प्रति सकारात्मक और नकारात्मक वृत्तियों से, दृष्टिकोण से होता है, वो राजनीतिक अभिवृत्ति है। इसी में से क्वेश्चन उठता है, राजनीतिक अभिवृत्तियों के प्रकार भेद बताइए। राजनीतिक अभिवृत्तियों के प्रकार भेद, या फिर इन विचारधाराओं की बात कीजिए। तो जैसे हम बात कर रहे हैं राजनीतिक अभिवृत्ति में, मैंने आपको बताया था अतिवादी भी हो सकती है, रूढ़िवादी भी हो सकती है, परंपरावादी, उदारवादी, क्रिया प्रतिक्रियावादी, वाम, दक्षिणपंथी, ये विभिन्न प्रकार की हम मैनी टाइप्स ऑफ जो राजनीतिक अभिवृत्तियां हैं, उनको हम विभिन्न भागों में, उसके विभिन्न प्रकार भेदों में हम उसे विभाजित कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं, उसे हम मान सकते हैं। तो राजनीतिक अभिवृत्ति, अब आपकी एक मेजर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से क्वेश्चन उठा रही हूँ, राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है? राजनीतिक अभिवृत्ति या विचारधाराओं के प्रकार भेद बताइए। राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारक, विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स को बताइए। स्टूडेंट, जो फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, तो आपको कुछ देने हैं, पॉइंट्स में देने हैं, 20 वर्ड्स में क्वेश्चन आ जाए, 50 में आ जाए, और लॉन्ग में आपको उनका डिटेल देना है थोड़ा थोड़ा, जिसको मैंने एज ए प्रिंटेड नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दिया है। हम बात करते हैं समूहगत लगाव की। समूहगत लगाव की बात की जा रही है। आर्थिक विकास की बात की जा रही है। आयु, मीडिया, एजुकेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया, जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, दबाव समूह, हित समूह, ये मैनी टाइप्स ऑफ। और इसके अतिरिक्त भी मैंने किसी के नेता का व्यक्तित्व है, उसके क्रियाकलाप, उसकी छवि, उसके बोलने का तरीका, उसके द्वारा उठाए गए मुद्दे, ये कहीं ना कहीं आपके दृष्टिकोण को चेंज करने में बहुत बड़े कारक सिद्ध हो सकते हैं, आपकी विचारधारा को चेंज करने में बहुत बड़े कारक सिद्ध हो सकते हैं। स्टूडेंट, आप एक प्रकार से अपनी अभिवृत्तियों में चेंज ला सकते हैं। तो समूहगत लगाव हुआ, आयु हुआ, मीडिया है, एजुकेशन है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है,
धार्मिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, किसी का व्यक्तित्व है, उसके क्रियाकलाप है, उसकी छवि है, उसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की अभिवृत्ति को, कहीं ना कहीं व्यक्ति के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। अब एक बहुत मेजर क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। क्या बहुत मेजर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से क्वेश्चन पुट होते हैं, क्या राजनीतिक अभिवृत्ति में परिवर्तन संभव है? राजनीतिक अभिवृत्ति के परिवर्तन से आप क्या तात्पर्य, मतलब मैंने ये देखा, आप यदि अतिवादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं, समाजवाद को अपनाते हैं, साम्यवाद को अपनाते हैं, रूढ़िवाद को अपनाते हैं, या फिर आप उदारतावाद को, तो क्या उसमें चेंजेस हो सकता है? तो ध्यान रखना, देश काल और परिस्थिति के अनुसार टाइम, स्पेस और कंडीशन, एजुकेशन, मीडिया इत्यादि, सिविल सोसाइटीज इत्यादि, ये कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा को परिवर्तित करने का आधार बनती है। हाँ, राजनीतिक अभिवृत्ति में परिवर्तन संभव है, आपके दृष्टिकोणों में परिवर्तन संभव है। बदलती राजनीतिक परिस्थितियां, उनकी आवश्यकताएं, उनके मुद्दे, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को उसकी विचारधारा में चेंजेस लाते हैं। मैं एक उदाहरण बताऊंगी कि वामपंथी को दक्षिणपंथी होते देखा, दक्षिणपंथी को वामपंथी। रूढ़िवादी जो है वो कहीं ना कहीं अतिवादी दिखाई देता है, और अतिवादी कभी उदारवादी, उदारवादी अतिवादी हो सकता है, अतिवादी रूढ़िवादी हो सकता है। वाम दाएं को दाएं वाम को मान सकता है, यानी कि एजुकेशन या सरकार की योजनाएं, देशकाल और परिस्थितियां और चेंजेस जो समाज में आ रहे हैं, मुद्दे जो वैचारिक गतिविधियों में परिवर्तन आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी अभिवृत्ति को, कहीं ना कहीं आपके दृष्टिकोण को परिवर्तित करने में बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो राजनीतिक अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है, समाज में बदलाव आता है। कोई नीति समाज के लिए रूढ़िवादी हो सकती है तो वो उदारवादी हो सकती है, और तीसरा व्यक्ति उसके प्रति एक तरीके से दूसरे रूप में हो सकता है। उदारवादी, प्रतिक्रियावादी, नरम, रूढ़िवादी किसी भी रूप में दिखाई दे सकती है। यानी मैंने आपको बताया था, राजनीतिक अभिवृत्ति में परिवर्तन संभव है। राजनीतिक अभिवृत्ति में स्टूडेंट, मैं आपको क्वेश्चन में से क्वेश्चन ले रही हूं, क्या राजनीतिक अभिवृत्ति में, राजनैतिक अभिवृत्ति में परिवर्तन संभव की बात हम कर सकते हैं? तो मैंने बताया टाइम, स्पेस और कंडीशन, देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन संभव है। शिक्षा, एजुकेशन, मीडिया और राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, या उनमें जो चेंजेस आ रहा है, समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, उनके जो व्यक्तित्व में परिवर्तन आ रहा है, लोगों की विचारधाराओं में परिवर्तन आ रहा है, मैंने कहा नरमपंथी, रूढ़िवादी, वाम को दक्षिण और दक्षिण को वामपंथी होते देखा गया है। तो हाँ, देश काल और परिस्थिति के अनुसार, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, समाज के परिवर्तन के अनुसार, समाज में बदलते हुए मूल्य और समाज में बदलते हुए मापदंड के अनुसार अभिवृत्तियों में भी चेंजेस आता है। पर्टिकुलर किसी, उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, या हम कोलकाता की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर एक तरह की अभिवृत्तियां वहां चलती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि धार्मिक मुद्दे गौण होते जा रहे हैं, जातिगत समीकरण नहीं बैठ पा रहे हैं, लोग आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो राजनीतिक अभिवृत्तियों में परिवर्तन संभव है, और देश काल परिवर्तन के अनुसार इन परिवर्तन को देखा जा सकता है। कि अब मैं क्वेश्चन उठा रही हूं कि जो अब हमारा संबंध प्रशासन से है, अब उस अभिवृत्ति को हमें प्रशासन से जोड़ना है, तो प्रशासक को राजनीतिक अभिवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है। निर्लिप्तता, तटस्थता, गैर तरफदारी उसका मूल आधार है। उसकी विचारधारा किसी दलगत राजनीति से बहुत ऊपर होनी चाहिए। किसी गवर्नमेंट की मान्यताएं उसको प्रभावित नहीं करनी चाहिए। उससे प्रभावित होकर उसके क्रियाकलाप या बदलाव की उसमें मांग नहीं होनी चाहिए। प्रशासक की अभिवृत्ति दलगत राजनीति से निर्लिप्त होनी चाहिए, तटस्थ होनी चाहिए।
एक प्रकार से गैर तरफदारी अथवा असंलग्नता के भाव को दर्शानी चाहिए। अर्थात एक प्रकार से मैं बताना चाहूंगी कि प्रशासक की जो अभिवृत्ति है या प्रशासक की जो मनोवृत्ति है वो कहीं ना कहीं, मैं आपको बता दूंगी स्टूडेंट, जो प्रशासक है उसकी मनोवृत्ति राजनैतिक तटस्थता, 2018 के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, गैर तरफदारी और राजनीतिक दलों के प्रति असंलग्नता इत्यादि से, गैर तरफदारी मतलब कि आप नॉलन समिति की रिपोर्ट को, भ्रष्टाचार को, तभी आप समाज को इन सब चीजों से मुक्त कर सकते हैं जब एक प्रशासक, उसका प्रशासक का संबंध है पब्लिक डीलिंग से, लोगों से है उसका संबंध। तो प्रशासक में किसी प्रकार की राजनीतिक अभिवृत्ति नहीं होनी चाहिए, दलगत राजनीति से उसे परे रहना चाहिए, निर्लिप्तता, तटस्थता और एक प्रकार से असंलग्नता, गैर तरफदारी का उसका भाव होना चाहिए। उसका उत्तरदायित्व जनता के प्रति है, उसकी अभिवृत्ति सकारात्मक होनी चाहिए, उसके दृष्टिकोण जवाबदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व का बोध कराने वाले सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता से युक्त होने चाहिए। तो प्रशासक को गैर तरफदारी इत्यादि के मूल्य को अपनाना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है प्रशासक की अभिवृत्ति। तो साधारणतः प्रशासक को तो सभी प्रकार की दलगत राजनीति से परे रहते हुए, सभी प्रकार की दलगत राजनीति से अलग हट करके गैर तरफदारी और असंलग्नता के भाव को अपनाना पड़ेगा। राजनीतिक तटस्थता उसकी कार्य प्रणाली का मूल आधार है। प्रशासक का राजनीतिक दल और नेताओं के प्रति असंलग्नता अथवा गैर तरफदारी होना जरूरी है। प्रत्येक प्रशासक को सकारात्मक अभिवृत्ति को अपनाना है, उसका उत्तरदायित्व जनता के प्रति और सरकार के प्रति भी है। उसके आधारभूत मूल्य है यथा सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, करुणा और परानुभूति, निर्लिप्तता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट जो है, समर्पण का जो भाव है, डेडिकेशन ऑफ जो पब्लिक डीलिंग है, तो ये ही उसका क्या है, उत्तरदायित्व, ये ही उसकी अभिवृत्तियां हैं, यही उसके दृष्टिकोण होनी चाहिए। आर्थिक विकास को मुद्दा बनाना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, हम विभिन्न तरह के जन उपयोगी कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रशासक आधार बनाए। उदाहरण के तौर पर सभी राजनीतिक दलों से निर्लिप्त और तटस्थ रहना चाहिए। स्व केंद्रित, स्वार्थमूलक जो प्रवृत्तियां हैं, पद लालच इत्यादि से उसे रहित रहना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों का उसे समुचित रूप से पालन करना चाहिए और राजनीतिक दल या गतिविधियों से उसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सकारात्मक अभिवृत्ति का वो समुचित रूप से क्या करे, पालन करे। ईमानदारी, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति उसके जीवन का आधार होना चाहिए। प्रशासक को हमेशा जन उपयोगी कल्याणकारी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए और प्रभावी तरीके से लोगों के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाना चाहिए। प्रशासक जब आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों में अभिवृत्ति को सकारात्मक रखता है तभी सुशासन की बात की जा सकती है, सुशासन की मांग बात की जाती है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, आर्थिक विकास, न्याय, सहिष्णुता, ये सब राजनीतिक अभिवृत्ति का मूल आधार माना जा सकता है। यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ा आधार बना रही हूं प्रशासक की अभिवृत्ति कैसी हो। तो मैंने स्टूडेंट बताया प्रशासक को राजनीतिक दलगत राजनीति से, दलगत राजनीति से परे रहना है, परे रहना है। गैर तरफदारी, तटस्थता,
अथवा निष्पक्षता उसके जीवन का आधार होना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवादी मूल्यों को उसे अपनाना चाहिए, लोकतांत्रिक समाजवादी मूल्यों का उसको पालन करना चाहिए। उसकी अभिवृत्ति सकारात्मक होनी चाहिए। आर्थिक, सामाजिक, नैतिक विकास को उसे आधार बनाना चाहिए। किस प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो रही है या जो समाज उपयोगी कार्यक्रम है उसे समाज में लागू करना चाहिए, जैसे मनरेगा कार्यक्रम है या अपन और जो बिल इत्यादि है, कानून इत्यादि बने हुए हैं, उन सबको हमें अपनाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजनीतिक अभिवृत्ति इत्यादि में कहीं ना कहीं उन सभी प्रोग्राम्स को, आर्थिक विकास को इत्यादि को जीवन का आधार कहीं ना कहीं उसे बनाना ही चाहिए। तो मैंने उसको आपको इस रूप में बताऊंगी कि जैसे एक उदाहरण है कि कोई भी राजनीतिक अभिवृत्ति को अपनाता है, आर्थिक विकास को, पारदर्शिता, सुशासन, सहभागिता, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, वे मुद्दे जिसका संबंध सीधा सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों के विकास से जुड़ा हुआ है, लोगों के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, तो उसको ही उसे अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। तो स्टूडेंट, जो प्रशासक की अभिवृत्ति है वो ईमानदारी से युक्त हो, आर्थिक विकास हो, मनरेगा इत्यादि कार्यक्रमों से युक्त हो, या खाद्य सुरक्षा बिल से संबंधित है, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है। प्रशासक की अभिवृत्ति दलगत राजनीति से परे होनी चाहिए। प्रशासक को निर्लिप्तता, तटस्थता, निष्पक्षता, गैर तरफदारी और असंलग्नता के गुणों को ग्रहण करना है। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, तटस्थता, दूरदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, समर्पण भाव, जवाबदेहिता इत्यादि का उसे पालन करना है। और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए, उत्तरदायित्व का बोध करने के लिए, सुशासन की मांग के लिए, शासन में ईमानदारी के लिए उसे कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को जीवन का आधार बनाना पड़ेगा, आर्थिक मुद्दों को जीवन का आधार बनाना पड़ेगा। और आर्थिक मुद्दों को जीवन का आधार बनाकर एक प्रशासक समाज को एक नई दिशा दे सकता है, समाज को पारदर्शिता की ओर कर सकता है, समाज के प्रति जवाबदेही हो सकता है, सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता की बात कर सकता है, सामाजिक अधिकारों की बात कर सकता है, विकास की बात कर सकता है, डेवलपमेंट की बात कर सकता है, भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जब एक प्रशासक आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संबंधों में अभिवृत्ति को सकारात्मक रखता है, उनके प्रति अपना उत्तरदायित्व का भाव या बोध का भाव रखता है, सुशासन की मांग, भ्रष्टाचार से मुक्ति, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, सहिष्णुता और सद्भाव इत्यादि को जब वो समाज में लागू करता है, तो उसकी वो अभिवृत्ति राजनीतिक अभिवृत्ति ना होकर के उसका वह दृष्टिकोण समाज के प्रति जवाबदेहिता को, सरकार के प्रति जवाबदेहिता को, उसके उत्तरदायित्व के बोध को उजागर करती है। सकारात्मक अभिवृत्ति समाज में अनुकूल प्रभाव छोड़ती है, सुदूरवर्ती योजनाओं के लिए व्यक्ति को तैयार करती है, सकारात्मक भाव, आशावादिता का भाव उसमें करती है, उसके कार्य गुणवत्ता में वृद्धि करती है, उसे लोगों के प्रति जोड़ती है, लोगों का विश्वास उसके प्रति जागृत होता है और ये कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, निष्ठा और ईमानदारी का साक्षात उदाहरण मानी जा सकती है। यदि एक प्रशासक अपनी अभिवृत्ति को जनता के प्रति लागू करता है, आर्थिक विकास को जीवन का आधार बनाता है, सत्यनिष्ठा इत्यादि को बनाता है, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति, समानता इत्यादि की बात करता है, तो कहीं ना कहीं वो विकास के मुद्दों को अपने दृष्टिकोण के रूप में ला रहा है। जब ये दृष्टिकोण समाज में लागू होंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासक को उसकी गुणवत्ता में विकास होगा, उसके दृष्टिकोणों में विकास होगा, समूहगत राजनीति, दलगत राजनीति से वो परे होगा और सभी के प्रति निर्लिप्त होकर लोकतांत्रिक और संसदीय व्यवस्था का समाज में सुचारू रूप से पालन हो पाएगा। भय रहित होकर वो शासन करेगा,
भय रहित होकर वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहेगा, तो एक प्रशासक की अभिवृत्ति जनता के प्रति है, एक प्रशासक की अभिवृत्ति लोगों के प्रति है, एक प्रशासक का दृष्टिकोण संसदीय शासन प्रणाली के प्रति है, एक प्रशासक का दृष्टिकोण आर्थिक विकास के प्रति है। तो सकारात्मक अभिवृत्ति को अपनाते हुए सुशासन की मांग, आशावादिता का संचार, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, भ्रष्टाचार से मुक्ति, सहिष्णुता इत्यादि गुणों का समावेश, सत्यनिष्ठा इत्यादि का समाज में पालन, निष्पक्षता, तटस्थता, जवाबदेहिता, इन सभी को समाज में लागू करके एक प्रशासक में उत्तरदायित्व का बोध आ सकता है। शासन के प्रति उसकी जवाबदेहिता बढ़ सकती है। जनता और शासन के प्रति वो एक सेतु का कार्य कर सकता है, उसकी छवि में सुधार हो सकता है। बहुत सारी योजनाएं बनाई जा सकती है जिसे डेवलपमेंट और विकास की ओर ले जाया जा सकता है। इस प्रकार प्रशासक की अपनी कोई राजनीतिक अभिवृत्ति नहीं है। निर्लिप्तता, तटस्थता उसका मेन भाव है। गैर तरफदारियों से रहना है। किसी राजनीतिक दल के प्रति आसक्ति उसकी नहीं होनी चाहिए। निर्लिप्त और तटस्थ रहकर तार्किक नियमों को आधार बनाकर, वस्तुनिष्ठ कारकों को आधार बना करके उसे अपने निर्णय प्रस्तुत करने हैं, तभी वो समाज में सुशासन की मांग रख सकता है। तो एसेंस रूप में कुछ क्वेश्चंस जो मैं पुट करना चाह रही थी स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके क्वेश्चन बन सकता है राजनीतिक अभिवृत्ति किसे कहते हैं। राजनैतिक अभिवृत्ति क्या है, से क्या तात्पर्य है, अभिवृत्ति क्या है। ये आपके 20 वर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है, 50 में आ सकता है और 100 का पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विभिन्न प्रकार की राजनीतिक अभिवृत्तियां बताइए। विभिन्न प्रकार की राजनीतिक अभिवृत्तियां बताइए जिसमें अतिवादी इत्यादि राजनीतिक अभिवृत्तियों की आपको चर्चा करनी है। ये भी आपके 20 में बन सकता है, 50 में बन सकता है और 100 का तो ये हिस्सा चल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी पुट हो सकता है, मेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि राजनीतिक अभिवृत्ति को राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स है, करने वाले आपके फैक्टर्स यानी कारक आ सकते हैं। मैंने आपको बताया था समूहगत लगाव की हमने बात की थी, मीडिया की बात की थी, आयु की बात की थी, धर्म, जातिगत सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, क्षेत्रवाद जो है, मीडिया जो है, ये सब कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करते हैं। ये आपके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि क्या राजनीतिक अभिवृत्ति में, नैतिक अभिवृत्ति में परिवर्तन संभव है। क्या राजनीतिक अभी तो मैंने आपको बताया था टाइम, स्पेस, कंडीशन, समाज की मांग, समाज में हो रहे बदलाव, ये राजनीतिक अभिवृत्ति में परिवर्तन, वाम को दाम, ये सब चेंज हो सकते हैं। और सकारात्मक राजनीतिक अभिवृत्ति से क्या तात्पर्य है, मोस्ट क्वेश्चन है आपके, जो जन उपयोगी हो, कल्याणकारी कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ हो, आर्थिक विकास की बात हो, सामाजिक न्याय, सामाजिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व का जिसमें बोध हो, जवाबदेहिता, जो सब आंसर आपको दिए हैं, जो आपको मैंने समझाया, वो सब इसमें आएगा। सकारात्मक अभिवृत्ति से क्या तात्पर्य है, से क्या तात्पर्य है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रशासक की अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए,
अथवा क्या प्रशासक की को राजनीतिक अभिवृत्तियों से अभिवृत्तियों से या दलगत राजनीति से प्रभावित होना चाहिए, तो आपको उसको नेगेटिव देना है, सकारात्मक उसका होना चाहिए। तो एसेंस रूप में बहुत आपको इजी गोइंग मैंने बताया राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है, राजनीतिक अभिवृत्ति के प्रकार, राजनीतिक अभिव्यक्ति को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं वो कारक हैं, राजनीतिक अभिवृत्ति में परिवर्तन, सकारात्मक राजनीतिक अभिवृत्ति और प्रशासक की अभिवृत्ति। इनमें से किसी भी प्रकार का आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। तो सार्वजनिक जीवन से संबंधित एक बहुत बड़े टॉपिक की हमने आज वाली वीडियो में बात की है, जिसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, राजनीतिक तटस्थता से बनता है, सार्वजनिक जीवन से संबंधित बनता है। पिछले वीडियो में जहां हमने सत्यनिष्ठा अब की बात की, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, करुणा, दया, ये सब जो हमने पिछले वीडियो में की, और किस प्रकार से उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग या नौलन समिति की रिपोर्ट की बात की। तो ये जो आपके चल रहा है, अब नेक्स्ट वीडियोस में कहीं ना कहीं हम जिस टॉपिक को उठाने की बात कर रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार, जिसे हमें सत्यनिष्ठा को दार्शनिक रूप यानी कि परंपरागत जो सामाजिक राजनीतिक दर्शन है, सामाजिक राजनीतिक दर्शन या परंपरागत भारतीय और पाश्चात्य जो दर्शन है, उसमें सत्यनिष्ठा कर्तव्यता का पालन किस प्रकार दिखाई दिया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसे एक आधार या चर्चा का विषय बनाएंगे और उसमें से किस किस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए